जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट एकेडमी में। हम लोग लेखपाल के सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम समाज एवं विकास 25 नंबर का लेखपाल में पूछा जाने वाला है और यहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस को डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, सबसे पहली क्लास है और हम यहाँ पर जो है ग्राम समाज एवं विकास के बारे में जानेंगे और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे कैसे सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्राम की, तो ग्राम का अर्थ क्या होता है? ग्राम को अगर हम इंग्लिश इसका वर्जन देखें तो ग्राम का अर्थ होता है विलेज। अब विलेज का जो हिंदी रूपांतरण है वो गांव है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम जो है ये आपका संस्कृत वर्ड है। तो यदि हम ग्राम की परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो ग्राम की परिभाषा क्या होगी कि व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्रेम, दया एवं परस्पर सहयोग की भावना हो। मतलब व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्रेम, दया और परस्पर सहयोग की भावना हो और साथ ही साथ वहां के लोग प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हो, वो ग्राम कहलाता है। तो ग्राम की परिभाषा आप लोगों ने देख लिया कि ग्राम की परिभाषा क्या है? व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्रेम, दया, परस्पर सहयोग की भावना हो और साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं उनका जो कार्य हो वो कहां से संबंध रखते हो? प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हो। तो पहला प्रश्न तो आपका यही पे बन जाता है कि ग्राम के लोगों का जो व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है, वो क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। अब सवाल ये हो जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र है क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? आप लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हो तो वहां पर आप लोग पढ़ते हो कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां का संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब प्राकृतिक संसाधनों से जिसका संबंध जहां के लोग रखते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन होता है जिसके व्यवसाय के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब ऐसे क्षेत्र है कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आपका कृषि का क्षेत्र हो जाएगा। कृषि का क्षेत्र आपका प्राकृतिक संसाधन वाला ही क्षेत्र है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। आपका वानिकी हो जाएगा। वानिकी की बात करें तो जैसे लकड़ी काटना, वन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जो भी आपके जॉब की चीजें हो सकती हैं, वानिकी से ये संबंध रखता है, वन के ऊपर जो निर्भर होते हैं व्यक्ति। और अगर हम तीसरी बात करें तो आपका मत्स्य पालन हो गया। ये मत्स्य पालन भी क्या है? मत्स्य पालन भी आपका प्राकृतिक संसाधन ही तो हुआ। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में ही इसको भी गिना जाता है। और साथ साथ अगर देखें तो खनन आदि भी क्या होता है? खनन आदि, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे और है, ठीक है, लेकिन ये जो जनरली चीजें हैं ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्रों में गिना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम की परिभाषा अगर पूछा जाए, ग्राम के बारे में अगर जानना हो तो ग्राम की साधारण परिभाषा यही है कि ऐसे लोग, वहाँ के ग्राम के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों का समूह होता है ग्राम, जहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम हो, सहयोग की भावना हो, दया हो, लेकिन साथ साथ वहाँ के लोग प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हो, प्राकृतिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक संसाधनों से संबंध रखते हो, उस क्षेत्र को ग्राम कहा जाता है। ग्राम संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में गांव कहा जाता है। विलेज इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, ग्राम से रिलेटेड एक प्रश्न और बन सकता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ग्राम, ये जो ग्राम शब्द है, इसका उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? जो साक्ष्य मिलते हैं ग्राम के, तो ग्राम का पहली बार जो उल्लेख है वो आपको कहां मिलता है? तो इसके बारे में हम समझते हैं। जो ग्राम का पहली बार हमें उल्लेख मिलता है, वो हमें मिलता है कहां पे? वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। ध्यान दीजिएगा, ग्राम शब्द का पहली बार जो हमें उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जो इसका वास्तविक अर्थ था, वो वास्तविक अर्थ क्या था? संयुक्त परिवार से था। किससे था? संयुक्त परिवार से था। संयुक्त परिवार, ऋग्वेद में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में जो इसका अर्थ है वो संयुक्त परिवार से। और कितनी बार उल्लेख मिलता है? खास तौर पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ग्राम शब्द का उल्लेख तो हमें ऋग्वेद में मिलता है, पहली बार मिलता है। कितनी बार मिलता है ये आपको ध्यान है? तो 13 बार।
कुल 13 बार ऋग्वेद में आपको ग्राम शब्द मिलेंगे। ठीक है, संयुक्त परिवार से संबंध रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पितृसत्तात्मक। कौन सा? पितृसत्तात्मक जो है, पितृसत्तात्मक परिवार से संबंध रखता है। ध्यान दीजिएगा, मातृ सत्तात्मक नहीं। मातृ सत्तात्मक तो आपको वैदिक सभ्यता में मिलेगा आगे चल करके, लेकिन ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार से संबंध रखता है। पहली बार उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, 13 बार कुल उल्लेखित है, और संयुक्त परिवार जो कि पितृसत्तात्मक परिवार है उससे संबंध रखता है। तो ये आपकी ग्राम की परिभाषा हो गई। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से संबंध रखता है, ग्राम के लोग किस सेक्टर से संबंध रखते हैं, तो ग्राम के लोग आपके संबंध रखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है आपके, ये है। और साथ ही साथ आपका ग्राम शब्द, जो ग्राम शब्द का पहली बार आपको उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ग्राम शब्द का जो पहली बार उल्लेख है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है, कुल 13 बार उल्लेखित है, और ग्राम शब्द का अर्थ वहां पे संयुक्त परिवार से है। ठीक है, तो यहां पर हम ये ग्राम के बारे में जान लेते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो समाज है, ठीक है, एवं विकास है, और इसी चीज को हम समझते हुए चलेंगे और पूरे सिलेबस को यहां पर समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे समाज के बारे में। समाज क्या है? समाज का जो अंग्रेजी रूपांतरण है आप देख रहे हैं सोसाइटी होता है। तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? ग्राम के बारे में तो हमने जान लिया, ग्राम। अब समाज क्या है, समाज के बारे में हम जानते हैं। समाज का अर्थ क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। भाई कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, समाज कहा जाता है। ठीक है, समाज का अर्थ क्या होता है कि ज्यादा लोग हों, 1 से अधिक लोग हों, 2 लोग हों कम से कम, या 2 से ज्यादा लोग हों, और एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए। एक दूसरे के ऐसा नहीं हो कि कोई मतलब ही ना हो एक दूसरे से। जब कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो समाज कहां से बन पाएगा? समाज का अर्थ होना चाहिए कि दोनों लोग एक दूसरे को प्रभावित करें, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा समाज होगा। ठीक है, तो समाज को आधार मान करके ही तो अरस्तु ने कहा मनुष्य को जो है अन्य जीवों से अलग कैसे किया। अरस्तु ने समाज को ही आधार बना करके मनुष्य को एक अलग श्रेणी में रखा। नहीं तो क्या होता है, जो आपको पता है जीव 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु होता है, और एक होता है वनस्पति। ठीक है, जंतु और वनस्पति। और आप लोग जानते हैं जीव क्या है? जीव जो श्वसन क्रिया में भाग ले वो जीव है। अब श्वसन क्रिया में तो जंतु भी भाग लेता है, वनस्पति भी भाग लेती है, तो क्या ये दोनों जीव हो जाएंगे? तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया कि एक जंतु और एक वनस्पति। वनस्पति का अर्थ ये होता है कि वो श्वसन क्रिया में भाग लेता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु क्या करता है कि ये श्वसन क्रिया में भाग लेता है परंतु भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित होता है, और यही कारण है कि ये विचरण करता है। विचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता है। अब जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, ये सारे के सारे जंतु विचरण करते हैं, तो क्या ये सब जो है जंतु हो जाएगा? तो मनुष्य भी आप सामान्य जंतुओं की श्रेणी में आ जाएगा? नहीं, मनुष्य को अरस्तु ने अलग किया। मनुष्य को कहा कि मनुष्य एक जंतु है, लेकिन ये सामाजिक जंतु है। सामाजिक जंतु होने की ही वजह से इसको जो है अन्य जंतुओं से क्या किया गया? अलग किया गया। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य से ही समाज बनता है, और जब 1 से अधिक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यही हमारा बनता है समाज। क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपके समाज बनाते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि विकास क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, और यही आपका पूरा सिलेबस जो है डेवलप कर देगा। डेवलपमेंट, ठीक है, तो विकास क्या है? विकास की परिभाषा क्या है? तो देखिए विकास क्या है, विकास मतलब डेवलपमेंट क्या है? तो समाज के आपसी सहयोग से, समाज के आपसी सहयोग से, तो यहां पर हम लोग विकास को जान लेते हैं। विकास क्या है? विकास जो है समाज के आपसी सहयोग से, समाज के आपसी सहयोग से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को
हम विकास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाज के आपसी सहयोग से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए, नेगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो विनाश हो जाएगा। तो सकारात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब विकास भाई सतत चलता रहना चाहिए, विकास कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए। आज सतत चलने के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं? कुछ उपबंध किए गए हैं कि हमारा जो विकास है ग्राम का ये सतत चलता रहे, क्योंकि लेखपाल उसी का पार्ट तो है। तो अब जो है जो उपबंध किए गए हैं उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, ठीक है। अब संस्था क्या है? संस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका ग्राम पंचायत, पहला पार्ट है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका विकास खंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। और तीसरा जो आपका पार्ट है वो है लेखपाल, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? लेखपाल। तो आप लोग लेखपाल के सिलेबस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर लेखपाल के सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं तो लेखपाल के बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। थोड़ा सा आपको लेखपाल के बारे में भी जानकारी हम यहां पर दे देते हैं। चलिए आइए समझते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल के बारे में। लेखपाल क्या है भाई? लेखपाल का एक अन्य नाम भी है जिसका नाम पटवारी है, ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। लेखपाल का अन्य नाम पटवारी है, प्राचीन नाम भी कह सकते हैं। अभी भी इसको जो है यूजेस में लाया जाता है इस नाम को, लेकिन बाद में पटवारी को ही लेखपाल कर दिया गया। कैसे कर दिया गया इसके बारे में भी जानते हैं। लेखपाल का एक अन्य नाम पटवारी है, ठीक है। इसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? जरा ये भी ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका उल्लेख कहां मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है। सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है वो शेर शाह सूरी के शासन काल में मिलता है। कब मिलता है भाई? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के शासन काल में मिलता है। और पटवारी नामकरण किसने किया? अगर हम नामकरण की बात करें तो जो नामकरण की बात आती है वो राजा टोडरमल ने किया था। किसने किया था? राजा टोडरमल ने पटवारी नाम सबसे पहले दिया था, ठीक है। ये जरूर कोई अधिकारी रहे होंगे। तो राजा टोडरमल ने शेर शाह सूरी के शासन काल में एक विभाग बनाया, उस विभाग में एक पद बनाया जिसको ग्राम विकास के लिए जो है चुना गया। तो उस पद का क्या नाम दिया गया? उस पद का नाम पटवारी दिया गया। तो इसका उल्लेख सबसे पहले शेर शाह सूरी के शासन काल में मिलता है। नामकरण की बात करें तो राजा टोडरमल को यह श्रेय दिया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है? यह ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। क्या होता है? ये ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। ग्राम स्तर का अधिकारी होता है कौन? लेखपाल ग्राम स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है। तो यहां से आपके जो प्रश्न बन सकते हैं कि लेखपाल शब्द का, लेखपाल यानी कि पटवारी, पटवारी शब्द की बात मैं कर रहा हूं। लेखपाल तो इसको बाद में नामकरण किया गया। पटवारी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो शेर शाह सूरी के शासन काल में मिलता है, ठीक है। और नामकरण की बात करें तो नामकरण जो है राजा टोडरमल ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। और यह ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पटवारी है, पटवारी का नामकरण वापिस जो लेखपाल आज हम लोग कह रहे हैं, लेखपाल कब किया गया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि पटवारी को वापिस लेखपाल जो है नाम दिया गया। वही पद था, उसको अब नया नाम दिया गया लेखपाल। कब दिया गया? 1952 में दिया गया, 1952 में दिया गया। तो लेखपाल नाम 1952 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन राजस्व मंत्री थे, तत्कालीन राजस्व मंत्री। तत्कालीन मतलब 1952 में जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो राजस्व मंत्री थे, ठीक है, जाना माना नाम है चौधरी चरण सिंह ने पटवारी का नामकरण लेखपाल किया। तो लेखपाल का जो नामकरण हुआ वो वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ। तत्कालीन उत्तर प्रदेश राजस्व मंत्री उस समय थे चौधरी चरण सिंह, इन्होंने इसका नामकरण लेखपाल किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका उल्लेख कहां मिलता है। अगर हम उल्लेख की बात करें कि लेखपाल का उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो उत्तर प्रदेश भूलेख राजस्व अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत, धारा 23 के अंतर्गत आपको लेखपाल का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि लेखपाल को पटवारी से लेखपाल बनाया गया 1952 में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसका लेखपाल नामकरण किया गया। इसके पहले ये पटवारी था। उल्लेख कहां मिलता है, तो उल्लेख आपको उत्तर प्रदेश भूलेख राजस्व अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत लेखपाल का उल्लेख आपको मिलता है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेखपाल की नियुक्ति, लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है और लेखपाल किसके अधीन होकर के कार्य करता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो लेखपाल होता है ये आपका ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम स्तर का अधिकारी होता है कौन? लेखपाल होता है। और ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ध्यान दीजिए, ये जिले में, आपके जनपद में जिलाधिकारी के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? जिला अधिकारी के अधीन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। और जिला अधिकारी के नीचे जो है आपके उप जिलाधिकारी होते हैं। ये प्रश्न भी एक बार बनाया गया है। उप जिलाधिकारी के अधीन होते हैं कौन? जिलाधिकारी के अधीन उप जिलाधिकारी होते हैं। और इसको जो है आप लोग एसडीएम, ठीक है, उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, परगना अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, एसडीएम को परगना अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वीडियो के प्रश्न में जो ये प्रश्न बना था कि लेखपाल का ट्रांसफर कौन करता है, तो यहां पर आपके जो है ऑप्शंस जो दिए गए थे उसमें एसडीएम था ही नहीं, वहां पे परगना अधिकारी था। तो जो इस बात को जानते रहे होंगे कि परगना अधिकारी ही एसडीएम होता है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लेते। तो परगना अधिकारी को ही उप जिलाधिकारी कहते हैं। और उप जिलाधिकारी के नीचे तहसीलदार कार्य करते हैं। कौन करते हैं? तहसीलदार कार्य करते हैं, तहसीलदार। और तहसीलदार के नीचे आपके कानूनगो यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर कार्य करते हैं। कानूनगो यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, इसको आरआई कह सकते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कार्य करते हैं। और कानूनगो के नीचे जो है आपके लेखपाल कार्य करते हैं। ठीक है, लेखपाल कार्य करते हैं। और लेखपाल ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसके ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर इसका कौन करता है? इसका ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर इसका करता है उप जिलाधिकारी एसडीएम, जिसको परगना अधिकारी के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर विकास के लिए जो जो भी नियम बनाए गए हैं, अब उसको हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। और अगर आपको क्लास ये समझ में आई हो, आगे की क्लास आप करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को, द एक्सीलेंट एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर ले, जहां पे आपको सारी क्लासेस, पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लेखपाल के लिए। और दूसरी बात, अगर आप प्रयागराज में निवास करते हैं, प्रयागराज के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर फोन करके आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। और आप ऑफलाइन बैच भी, प्रयागराज के अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के द एक्सीलेंट एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके आप लोग वहां से पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।